दरअसल इजरायली सेना ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है। सैनिकों ने पहाड़ों पर भी झंडा फहराया है अपना, और 26 साल में ये सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इजराइल की रणनीति देखिए, ये आपने सवाल जो था ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखिए क्या है, इजराइल की रणनीति है कि मेरे को हिजबुल्लाह को पूरा खत्म करना है और मैं जितना अंदर लेबनान तक जाऊंगा जाऊंगा। पहले एक होता था लतानी रिवर, ये करीब 40 किलोमीटर था इजराइल से, उसके पार इजराइल नहीं जाता था, यूजुअली अवॉइड करता था जाना। जी। और पिछले कुछ दिनों में जो जनरल जमीर ने कहा, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने कहा भाई अब हमें जितना भी अंदर जाना पड़ेगा हम जाएंगे और हिजबुल्लाह में जहां तक मिलेगा हम उसको कैप्चर करेंगे। जो इस कैसल की बात कर रहे हैं आप, ये एक सिंबॉलिक कैसल है, मतलब एक किला, एक इसका ऐतिहासिक महत्व है और उस पे इजराइल का झंडा। अब क्या मतलब है कि जो लेबनान में के आसपास, बेरूत के आसपास जो सबसे बड़ा मान लीजिए पहाड़ है, उसके ऊपर जो किला, उस पर लेबनान का, इजराइल का झंडा लहरा है। तो ये इजराइल अपनी रणनीति को, अपने एग्रेशन को दिखा रहा, कह रहा कि मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं। क्योंकि कहानी क्या है, देखिए जो सीज फायर है, जो अमेरिका में बातचीत हुई है, उसके बाद सीज फायर आप मान लीजिए नहीं आगे हुआ, सीज फायर को लेके आगे कोई बातचीत नहीं हो रही, आप मान लीजिए सीज फायर फेल है। अब जब सीज फायर फेल हुआ तो यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट है भाई। लेबनान की जो लेबनान के आपस में डिस्प्यूट है, कारण क्या है, जो लेबनान के प्रेसिडेंट है जोसेफ साहब, ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह को लेके इजराइल कर रहा, ठीक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, हिजबुल्लाह कैंसर है, लेबनान का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, जो करना करिए। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये है नजाम साहब, ये मुसलमान है और प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है। तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, जो इजराइल की पॉलिसी है भाई साहब, ये स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी है, कि जहां जहां इजराइल जाता पीछे सबको खत्म करता हुआ जाता। इजराइल से पूछे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इजराइल कह रहा भाई अगर मैं ये गांव, ये ठिकाने खत्म नहीं करूंगा, जैसे हम निकलेंगे वापस तो हिजबुल्लाह के फिर वहीं रहेगा, फिर वहां रहेगा, फिर हम पे हमले करने की सोचेगा। हम अपने और हिजबुल्लाह के बीच एक बफर जोन बना रहे हैं और ये बफर जोन जितना आगे चलेगा हमें कोई इतराज नहीं। अब जो सीज फायर फेल हुआ है, देखिए इसमें क्या है, इजराइल ऑलरेडी अंदर है, और अगर सीज फायर होता तो हो सकता आप इजराइल को मना देते भाई तुम वापस जाओ, लतानी रिवर के इस पार जाओ, थोड़ा सा बफर जोन मेंटेन करो, पर बेरूत या उसके आगे मत जाओ। अगर अब सीज फायर फेल हो गया है, इजराइल में लोग कह रहे हैं भाई अभी तो मौका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने और लेबनान ने सीज फायर नहीं माना, हिजबुल्लाह हार रहा, और इजराइल के लिए ये मौका एक जरूरी और एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करने का। मतलब अब कोई रूल नहीं लगेगा, पहले तो रूल थे भाई अमेरिका से पूछना, यहां पूछना, दाएं पूछना, वहां पूछना। अगर अब आपने सीज फायर मना ही कर दिया, भैया मेरे पे कौन सा रूल लगेगा, मैं तो जाके पूरी कार्रवाई करूंगा। और ये किले, इस दुर्ग पे कब्जा उसी श्रृंखला का, उसी सोच का एक कीर्तिमान है। ये सिंबॉलिक विक्ट्री है। हाँ 26 साल बाद इतना आगे है, बट इस सिंबॉलिक विक्ट्री के बाद इजराइल ये बता रहा है कि मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं और मैं लतानी रिवर तक रुकने को तैयार नहीं हूं। मुझे जितना दूर जाना पड़ेगा, जितना आगे जाना पड़ेगा, मैं जाने को तैयार हूं। जी जी, लेकिन सर वहीं पे अब ईरान की बढ़ती मांगों के मद्देनजर अब डोनाल्ड ट्रंप की वॉर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये हम जल्दी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें कोई जल्दी नहीं है। और अगर मुझे अच्छी डील नहीं मिली, मुझे वो डील नहीं मिली जो स्थायी हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जो मेरे अनुसार हो, मेरे पास दो विकल्प है, या तो मैं ब्लॉकेड जारी करके वेट करूंगा, या फिर मैं मिलिट्री से जाके काम को खत्म करूंगा। आज ट्रंप कह रहे हैं कि या तो डील से काम खत्म होगा, भाई आपने डील विल कर ली, एग्रीमेंट हो गया, पर फिर भी डील देखिए साइन करना, फिर उसको मानना, उसमें भी इफ्स एंड बट्स है। बट अगर डील होती ही नहीं है, मान लीजिए आप इस चीज की परिकल्पना करिए, डील होती नहीं, अगर डील नहीं होती तो भाई या तो डील काम खत्म करेगी, मिलिट्री काम करेगी, मेरे पास दोनों विकल्प खुले हैं। तो ट्रंप की जो नीति है वो है वेट एंड वॉच। ट्रंप की नीति है ब्लॉकेट जारी रखो। ट्रंप की नीति है ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना, आर्थिक रूप से ध्वस्त करना। मैं आपको इसका एक एग्जांपल, आपको बड़ा बहुत बढ़िया आया है जी। देख, 2 दिन पहले आप ही का शो था, मैंने कहा जी ईरान कह रहा कि 345 बिलियन या 245 बिलियन डॉलर जो हमारे फ्रोजन है वो दे दो, साइन करने, अगर हम डील पे बैठेंगे तो 25 बिलियन डॉलर रिलीज कर दो पहले, और उसके बाद ये जो तुमने यहां तबाही की इसका पैसा दो। मोटा मोटा ईरान की जो डिमांड थी तब लगभग आधे ट्रिलियन डॉलर की थी, यानी कि 10 से 11 साल का खर्चा। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की स्टेशन रूम में मीटिंग हुई, स्टेशन रूम की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ हम पैसे वैसे नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी हम पैसे वैसे आपको नहीं दे रहे। मैं आपको कह रहा था कि ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, मैं आपको कह रहा था ईरान पाकिस्तान बनने वाला, मैं आपको कह रहा था पाकिस्तान का अफगानिस्तान बनेगा। ये मुल्ला मौलाना ईरान की ऐसी तैसी कर देंगे। आप बोलोगे सुमित जी आपके कहने से क्या होता है, प्रूफ कहाँ है? प्रूफ भी आ गया जी आज। देखिए प्रूफ दो चीजें हैं। प्रूफ नंबर 1, जब अमेरिका ने मना कर दिया, इन्होंने कहा ब्लॉकेट तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो फॉल्स इस्लामिक ब्रावाडो वाली बातें होती है। तो आज ईरान ने एक डिमांड रखी है।
ईरान कह रहा कि मात्र 7 बिलियन या 8 बिलियन डॉलर इनका कतर में कहीं फ्रोजन है। यार वो खोल दो। आप बोलोगे तुम तो अभी 600 बिलियन डॉलर मांग रहे थे, अब 6 बिलियन डॉलर 7 बिलियन डॉलर पे आ गए 1% पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है नेपाली बहन, क्योंकि जी। कह रहे हैं हमारे पास दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, हमारे पास जरूर रहते जिंदगी का पैसा नहीं। और अमाउंट कितना बात कर रहे हैं हम? 6 बिलियन। जब बिल्कुल। हम 1 बिलियन 2 बिलियन 4 बिलियन की बातें करते हैं जियो पॉलिटिक्स में, हमें कौन सा देश याद आता है? पाकिस्तान, जो 1 1 बिलियन के लिए भीख मांगता, आधे बिलियन के लिए यहां जाता, 2 बिलियन का कर्जा उठाता। तो यानी कि अगर ईरान के सुरमाओं में दम है तो आज आप 6 बिलियन की भीख अमेरिका से क्यों मांग रहे थे? अगर 6 बिलियन चाहिए था तो कल तक 600 बिलियन की का खेल क्यों खेल रहे थे कि हम ब्लॉकेट तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे? और अगर इस चीज पे, जैसे भाई फूड इन्फ्लेशन 250% पार हो गया है, करेंसी फेल होने वाली, जरूरत है जिंदगी नहीं मिल रही, लोग किस्तों में खाना खरीद रहे हैं, और अगर सोने पे सुहागा, मेरे इस थॉट को जो मैं महीनों से कह रहा हूं उसको वैलिडेट करते हैं मैसूद पेजिस्किन। अब मैसूद पेजिस्किन कौन है? ये भाई हमारे ईरान के प्रेसिडेंट है, और मैं मानता हूं वहां एक आदमी है जो फिर भी एक समझदारी की बात करता है, मैसूद पेजिस्किन नहीं करते, और बाकी तो सारे जादी हैं। अच्छा, बाई प्रोफेशन ये हार्ट सर्जन है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसे कोई मतलब मुल्ला मौलाना नहीं है। तो इन्होंने कल ईरान के स्टेट टीवी पे, राष्ट्रीय टीवी पे एक इंटरव्यू दिया, और उस क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में बना शाह के टाइम पे बना, हम उसको तो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, नया बनाना तो दूर की बात है। ये मैसूद पेजिस्किन ने खुद कहा। दूसरी बात कह रहा यार, जब शाह का रूल था, मैं एक सिपाही था आर्मी में, सोल्जर था, तब 1 महीने की तनख्वाह से मैं बाइक खरीद सकता था, बाइक। आज मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट हार्ट सर्जन हूं, प्रेसिडेंट छोड़िए, हार्ट सर्जन हूं मैं तेहरान का। पर आज मैं 1 साल की तनख्वाह से भी बाइक नहीं खरीद पाऊंगा, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाऊंगा। ये ऐसा बेड़ा गर्क हमने इकोनॉमी का कर दिया है। अब अगर ईरान के प्रेसिडेंट ये खुद ईरान के नेशनल टीवी पे आके तथ्य और तर्कों के साथ कह रहे, तो आपको क्या लगता है इकोनॉमी की हालत क्या है? और उसके बाद देखिए 6 बिलियन की भीख, पहले 600 बिलियन की डिमांड। तो ट्रंप भी इनकी परिस्थिति समझ गए, इसलिए ट्रंप का जो रणनीति थी, मैं ब्लॉकेड नहीं हटाऊंगा, ब्लॉकेड जारी रहेगा, और इनको तकलीफ ब्लॉकेड से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जी। चीज हो रही है। इसमें एक और चीजें भी आ रही है सामने, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। इसमें एक नया अध्याय आया है। देखिए ट्रंप की नीति क्या है? ट्रंप ने एक तो ब्लॉकेट जारी रखेगा। ट्रंप की नीति नंबर 2 कि अब ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि इकोनॉमी अंदर से चरमरा रही है, मैसूद पेजिस्किन और 6 बिलियन वाली बात। अब एक पॉइंट नंबर 2 ट्रंप की नीति के पे जो आपने प्रश्न किया। देखिए ट्रंप की नीति है कि उन्होंने कुर्दों को बंदूक भेजे थे, यार ये बंदूकें अंदर दे दो, ईरान में वहां के लोग बड़े पक्के हुए, वो खड़े हो जाएंगे। पर क्या हुआ कि बंदूकें ईरान के अंदर पहुंची नहीं, कुर्दों ने बंदूकें रख ली। फिर मोसाद को काम दिया गया, कुछ सीआईए काम करा कि बंदूकें ईरान के अंदर पहुंचाया जाए। आसान नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था खराब होती है, जब लोगों के खाने के पैसे नहीं होते, कोई भी बिक जाता है। अब कल एक वीडियो सामने आया है, वहां एक सिपाही है, उसने बड़ा मास्क वास्क लगा रखा, बंदूक बंदूक टांगी है बड़ा। वो कह रहा है कि भाई हम शाह के सिपाही हैं, हम रेजा पहलवी के सिपाही हैं, हम शाह के लिए लड़ेंगे और हम पूरा तैयार हैं, अगर खून बहना है या बहाना हम पूरा तैयार है। तो ये परिस्थिति में एक और चेंज आ गई कि अचानक ये रेजा पहलवी या शाह की सेना की हो गई, अचानक मैसूद पेजिस्किन शाह के गुणगान क्यों कर रहे हैं? भाई शाह का सपोर्ट तो है ही, रेजा पहलवी का हो ना हो, शाह का सपोर्ट तो है ही। तो ये शाह की सेना और मैसूद पेजिस्किन का यू टर्न, ठीक है जी। अमेरिका कह रहा मैं ब्लॉकेट जारी रखूंगा, जी। ट्रंप का कह रहा बंदूकें पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, जैसे इंटरनेट खुला कल या परसों, धीरे धीरे 2 तरह के वीडियो आ रहे हैं। एक तो वीडियो आ रहा कि इस रेजिम ने कितने लोगों को मारा, कितनी लाशें सड़कों पे गिरी थी, कितनों को उन काले बैगों में डाल डाल के ट्रकों में लाद की, जी हाँ, लाशों को ट्रकों में लाद लाद के लिया गया, वो वीडियो इंटरनेट पे। उसके अलावा लोग, दीपाली जी, फिर सड़कों पे आने लगे हैं, हर जगह लोग फिर सड़कों पे आने लगे हैं, और ये वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगे कि लोग फिर सड़कों पे आने लगे। और यही इन्हें मौसवी या इन्हें यही कहानी जो हमने डिस्कस किया था मैच 1 पे, इन्हें सचेत कर रहा था, अगर आपकी बार लोग सड़कों पे आ गए, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप हजारों लोगों को नहीं मार पाओगे, जो पहले था खामेनी था, बिल्कुल। आपने कर दिया, आपकी बार नहीं कर पाओगे। अब ये जो घटनाक्रम है, तो ट्रंप की नीति है ब्लॉकेट जारी रखना, ट्रंप की नीति है युद्ध, जितना टाइम लगता कोई बात नहीं। ट्रंप की नीति है कि अगर भाई कागज से बात नहीं बनेगी तो मिलिट्री काम करेगा। ट्रंप की नीति है रेजा पहलवी को मिडिल ईस्ट के आसपास लाना। रेजा पहलवी कहाँ है? रेजा पहलवी है यूक्रेन में है, बिल्कुल पास है ईरान के, और यहाँ
शाह की सेना उभर आई है, लोग सड़कों पे फिर उभर आए। अगर और मसूद पेजिशकियन का टीवी पे कहना जी हमने इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर ली, और मुल्ला रजीम का 6 बिलियन मांगना, मात्र 6 बिलियन। साहब 6 बिलियन दे दो, दवाई के पैसे नहीं। तो आप सोचिए अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, चीजें कहां तक पहुंच गई है, और चीजों में कितना बड़ा यू टर्न आ गया। फिर वो शिप का भी एक मसला, उस पर भी बात करेंगे, वो भी इससे जुड़ा है जी।